नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th की क्लास पर जो सेकंड लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, उस लेसन पर आज हम लोग अगला टॉपिक कवर करेंगे, प्रकाश की प्रकृति। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। बेटा, अगर प्रकाश की बात ही आ गई ना, तो प्रकाश कभी अकेला नहीं चलता। प्रकाश में दोनों चीज़ें साथ होती हैं, विद्युत चुंबक, यानी कि विद्युत और चुंबक दोनों मिलकर प्रकाश बनाते हैं। इसीलिए हम बोलेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय प्रकाश, या तो प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे बेटा। चलिए, मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बढ़ाता जाऊंगा, आपकी कड़ियाँ बढ़ाता जाऊंगा, आप समझते जाइएगा। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था न्यूटन। न्यूटन ने कहा था, ये जो प्रकाश है ना, ये कणों के रूप में चलता है, इसीलिए वो अनंत से भी आ जाता है, ऐसा न्यूटन ने कहा था। फिर एक वैज्ञानिक थे दूसरे, हाइगन। ठीक है, पूरा नाम सी हाइगन है। तो उन्होंने ये बात कही थी कि ये जो प्रकाश है, ये तरंगों के रूप में चलता है, यानी कि वेव्स के फॉर्म में चलता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा साउंड निकल रहा है, तो आप देख रहे हैं ना, मेरी साउंड निकल रहा है, तो वो जो साउंड है एक वेव की तरह, एक तरंग की तरह। तो तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए। माध्यम क्या है? हवा। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मेरे द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मेरा साउंड पहुँच रहा है। तो तरंगों को चलने के लिए क्या चाहिए? एक वेव, मतलब जो वेव है, वेव को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए। जैसे देखें, आप पानी ही ले लीजिए। पानी पर आप पत्थर फेंकें, बेटा पत्थर फेंकें, और पत्थर फेंके तो आप देखते हैं ना, जहाँ पत्थर गिरता है तो वहाँ पर ऐसे ऐसे करके लहरें बनने लगती हैं, ऐसे ऐसे करके लहरें बनने लगती हैं, देखा होगा आपने। तो ऐसे ऐसे करके जो ये उड़ ऊपर नीचे जा रहा है ना, तो पत्थर गिरने के बाद जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो है वो तरंगों के रूप में आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि वहीं पर यदि आप कोई चीज़ डाल दें, जैसे कि कोई नाव डाल दीजिए, वो तरंग ऐसे ऐसे उठ रही है, वहाँ नाव डाल दो कागज़ की बनी, तो वो वहीं पड़ी रहेगी, आगे नहीं जाएगी कि वो लहरों से बह के ऐसे भी जाएगी। वो लहर नहीं बेटा, वो ऊर्जा है, तरंगों के रूप में चल रही है, ये आपको याद रखना है। और देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे दो आदमी खड़े हैं, मान लीजिए एक आदमी ये है, एक आदमी ये है। इन दोनों ने एक चैन पकड़ी हुई है, लोहे की जंजीर। तो जब एक तेज से झटका मारेगा तो देखे होंगे ऐसे ऐसे करके जाती है, लेकिन क्या जंजीर छूट के कहीं चली जाती? नहीं, वो एनर्जी है जो तरंगों के रूप में जाती है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो सी हाइगन ने भी यही बात बोली थी, जो ऊर्जा होती है, जो प्रकाश होता है, ये तरंगों के रूप में चलता है। तो बेटा, प्रकाश जो है ना, वो तरंगों के रूप में चलता है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, यदि प्रकाश कुछ ऐसे चलता है, देखिए, दो प्रकाश में दोनों चीजें साथ चलती हैं, विद्युत चुंबक दोनों। तो यदि प्रकाश ऐसे जा रहा है, देख रहे हैं ना, ऐसे, फिर से देखें, इस तरह, ये इस तरह, तो जो चुंबक होगा ना, वो ऐसे ऐसे उसी के साथ चलेगा, इस तरह। चलिए दिखाता हूं मैं आपको। सॉरी, बन नहीं पाया। ठीक है, जल्दी, ये ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं आप, ये ऐसे ऐसे करके आया ना, ऐसे ऐसे करके। तो जो लाइट, जो मान लीजिए अगर ये चुंबक है, तो फिर आपको लाइट ऐसे मिलेगी, है ना, इस तरह। मतलब आप समझ गए होंगे कि आप ऐसे जाइए तो चुंबक उसी के साथ ऐसे 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 जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? तो चलिए, मैंने बताया बच्चों कि जो ये प्रकाश है, तरंगों के रूप में चलता है, हाइगन ने कहा, तो कोई माध्यम में चलता होगा। चलिए, मैं आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझाऊंगा। इतनी बेहतरीन क्लास होगी बच्चों कि आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी जल्दी आप सीख गए। तो देखिए, ये मान लीजिए कोई बिंदु है जहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो ये तरंगों के रूप में जाएगा। देखिए, ये तरंगों के रूप में गया। चलिए, देख रहे हैं ना आप? चलिए, मैं इसी में आपको सबसे धीरे धीरे करके समझाऊंगा। तो बेटा, आप क्या देख रहे हैं, ये ऊपरी वाला जो भाग है ना, इसको पहली बात तो मैं बोलता हूँ श्रृंग है, ये श्रृंग। और ये नीचे वाला भाग देख रहे हैं ना, उसको बोलते हैं गर्त। ठीक। चलिए, अब मैं आपको धीरे धीरे कड़िया बताऊंगा। सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य बच्चों, तरंग दैर्ध्य सीखेंगे, वो देखें कैसे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, किसी किसी तरंग में दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी तरंग
दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये बात, किसी तरंग में बेटा दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच, दोनों बात कह दिया मैंने, बोला ये श्रृंग है, ये श्रृंग है, तो ये भी श्रृंग है, ये भी श्रृंग है, तो मान लीजिए दो श्रृंगों के बीच का जो दूरी होगी इसे ही तरंग दैर्घ्य कहेंगे। या तो नीचे से देख लीजिए, ये दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहेंगे। तो ये देखिए, आप बहुत आसानी से मैंने इसको बताया, तो ये परिभाषा आपको पता हो गई भैया, दो श्रृंगों के बीच की। अभी मैं डायरेक्ट बोल देता श्रृंगों के बीच की दूरी तो शायद कुछ डिफिकल्ट होता, तो मैंने आपको कुछ दूसरे तरीके से बताने की कोशिश की है। अब इसकी मैं कुछ यूनिट बता देता हूँ आपको कि हम तरंग दैर्घ्य को किससे मेज़र करते हैं, इसकी क्या यूनिट है। तो देखिए, तरंग दैर्घ्य की इकाई, क्या क्या इकाई है वो देख लीजिए। तो एक इसकी इकाई होती है एमेंगस्ट्रॉम। जो एक एमेंगस्ट्रॉम होती है वो बराबर होती है 10⁻⁻10 मीटर के। इसके बाद एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। इसके बाद एक पिकोमीटर, एक पिकोमीटर जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर के। एक माइक्रोन, एक माइक्रोन जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। बेटा क्या है, तरंग दैर्घ्य की कुछ यूनिट है, इकाई है, जिसको उसको मेजर करते हैं। तरंग दैर्घ्य को एमेंगस्ट्रॉम में करते हैं, नैनोमीटर में करते हैं, या पिकोमीटर में करते हैं, या माइक्रोन में करते हैं। तो हो सकता है एमेंगस्ट्रॉम में आपको कुछ नया लग रहा हो, नैनोमीटर कुछ अलग लग रहा हो, तो इसकी वैल्यू को यदि अपन मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मीटर तो पता है ना, मीटर सेंटीमीटर ये तो जानते हैं आप। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको कन्वर्ट करके लिखा। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आप तरंग दैर्घ्य की डेफिनेशन जान गए होंगे। ठीक, अब मैं तरंग दैर्घ्य के बाद आपको पढ़ाऊंगा आयाम। दूसरा पॉइंट, आयाम पढ़ाऊंगा मैं। आयाम किसको बोलते हैं वो देखिए। तो देखिए क्या बोलेंगे आप, तरंग में जो तरंग बनती है, तरंग में श्रृंगों की ऊंचाई, श्रृंगों की ऊंचाई या गर्तों की गहराई को आयाम कहते हैं। बेटा बहुत मजेदार बात, तरंग में श्रृंगों की ऊंचाई, यानी कि ये देख रहे हैं, ये श्रृंगों की ऊंचाई तथा गर्तों की गहराई, ये देखिए गर्तों की गहराई को आयाम कहते हैं। इसे स्मॉल ए से दर्शाते हैं। बेटा ए एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, ए का फुल फॉर्म एम्पलीट्यूड यानी आयाम। अब मैं आपको दूसरा बताऊंगा। ठीक है, अगला बताऊंगा आवृत्ति। आवृत्ति, बेटा आवृत्ति का मतलब जानते हैं, आवृत्ति का मतलब जो बार बार लौट के आए, है ना, आवृत्ति। देखिए क्या बोलेंगे इसकी परिभाषा, इसी से बनाऊंगा मैं। एक सेकंड में किसी बिंदु से होकर जाने वाले श्रृंगों या गर्तों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। बेटा आवृत्ति क्या है, एक सेकंड में किसी बिंदु से, कोई भी बिंदु हो सकता है, किसी बिंदु से जितनी श्रृंगें जाती हों या जितनी गर्त की संख्या, कितने गर्त गुजर रहे हैं या कितने गर्त की संख्या है, उसे ही आवृत्ति बोलते हैं।
जैसे मैं आपको बता दूं, आवृत्ति का मतलब मान लीजिए ये बिंदु है, ये गया, ये गया, ये। तो अगर अपन श्रृंग लेके चलते हैं तो पता है क्या है, एक यहाँ तो एक यहाँ, ये बना एक श्रृंग, है ना। गर्त लेके चलेंगे तो पता है क्या बनेगा, एक ये और एक ये। तो यानी एक सेकंड में जितने भाई बिंदु से या तो श्रृंगों की संख्या बन जाए या तो गर्तों की संख्या बन जाए, वही उसकी आवृत्ति कहलाती है। मैं इसकी यूनिट बता देता हूँ, आवृत्ति की इकाई बता देता हूँ। तो इसकी जो इकाई है वो 1 हर्ट्ज, हर्ट्ज में ली जाती है आवृत्ति फ्रेक्वेंसी को। तो वो जो 1 हर्ट्ज जो होता है वो 1 साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड पर एक चक्र, यानी एक पूरा कंप्लीट श्रृंग बने ऐसा। ये यहाँ से यहाँ एक साइकिल तब पूरी होगी, है ना। उसी प्रकार अगर श्रृंग लेंगे तो ये यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। तो ये भी देखा आपने। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वेग के बारे में। वेग, चलिए वेग पहले मैं लिख देता हूं वेग को। इसे v या c से दर्शाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी, तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी तरंग का वेग कहलाता है। बेटा जब कभी प्रकाश की बात होगी ना तो हमेशा वेग को यानी वेलोसिटी को c के रूप में दर्शाएंगे। इसीलिए मैंने बताया वेग अगर प्रकाश का होगा तो c लिखा जाएगा, ठीक है। और किसी चीज़ का है तो v आप लिख सकते हैं वेलोसिटी, लेकिन प्रकाश के लिए c ही होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ जो प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग यानी चाल जिसको बोलते हैं आप, प्रकाश का जो वेग होता है ना बेटा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रकाश चलता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से प्रकाश की स्पीड होती है। वेग की क्या इकाई होती है वो देख लीजिए। वेग की इकाई, तो वेग की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर, चूंकि बहुत तेजी से आता है, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर। थोड़ा सा इसका मैं फार्मूला वेग में कभी कभी इस्तेमाल होगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फार्मूला है वो देख लीजिए। C = न्यू लैम्डा, न्यू लैम्डा। एक और फार्मूला बताता हूँ, E = h न्यू। देखिए बेटा क्या है, V न्यू ना। चलिए और लैम्डा क्या है आपका तरंग दैर्घ्य। न्यू क्या है बेटा, इस न्यू को हम लोग बोलते हैं तरंग संख्या। मैं अभी आगे बताऊंगा तरंगों की संख्या, आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो प्रकाश की चाल किससे किससे मिलकर के बना होता है, तरंग की संख्या तथा तरंग दैर्घ्य से मिलकर बना होता है। तो प्रकाश की खुद की एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी क्या होती है, h न्यू के बराबर होती है। h जहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है, मैंने पीछे बताया था। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको तो बच्चों मैंने आपको बताया था ये बात, ये जो h है ना ये प्लांक नियतांक है। मैंने आपको याद होगा मैंने पीछे क्लास में बताया था, इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, है ना। चलिए इसको आप नोट करें, आगे पढ़ाऊंगा मैं। ये फार्मूले याद रखेंगे, आगे काम आएंगे हम लोगों को, ठीक है। अगला मैं आपको दिखाऊंगा
तरंग संख्या तरंग संख्या तरंग संख्या को न्यू बार से दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोलेंगे, एक निश्चित दूरी में कुल तरंगों की संख्या तरंग संख्या यानी कि न्यू बार कहलाती है। देख रहे हैं, एक निश्चित दूरी में, मान लीजिए अपने पास एक दूरी सेट कर लेता हूँ। ये मान लीजिए यहाँ से लेके मैंने एक दूरी ले ली, हो सकता है मीटर में है, हो सकता है सेंटीमीटर में, एक दूरी ले ली। इन दूरी में कुल तरंग कितनी तरंगे बन रही हैं, ठीक है, वो देखें। जैसे एक मिनट और इसको छोटा बना दूं, पहले मैं बनाता हूँ। पहले तो मैंने तरंग बना दी, अब मैंने लिया कि मेरे पास कुछ एक क्या है, निश्चित दूरी है। तो देखिए मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ तक मेरे पास एक निश्चित दूरी है। अब इस निश्चित दूरी पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से एक श्रृंग गर्त है, ये इसको गर्त बोलते हैं, नीचे वाला हिस्सा गर्त, एक गर्त ये और एक गर्त ये। यहाँ पर हमारे पास एक तरंगे पूरी हुई। इसी प्रकार ये लाइन और ज़्यादा होती तो हो सकता है 2 तरंगे बनती, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हमारे पास एक निश्चित दूरी हम ले लेंगे, उस दूरी में जितनी तरंगे बने वो या तो श्रृंगों से लेकर चलो आप, या तो गर्तों से लेकर के चलो, ठीक है, वो तरंग संख्या कहलाती है। इसका जो यूनिट होता है यानी इकाई, वो होती है तरंग संख्या, यानी कितनी तरंगों की संख्या बनी पर सेंटीमीटर। या तो तरंग संख्या नहीं लिखना है तो खाली तरंग भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तरंग कितनी तरंग बनी पर सेंटीमीटर पर, या तरंग कितनी बनी पर मीटर पर। हमारे पास कुछ दूरी होगी ना, वो तो सेंटीमीटर में होगी निश्चित दूरी, या तो मीटर में होगी, तो उस पर कितनी तरंगे बनती हैं, वही तरंग संख्या है। इसका जो फार्मूला होता है वो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। ये जो तरंग संख्या होती है ना, वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बेटा अगर तरंग दैर्घ्य का मान अगर कम होगा, यानी कि कम का मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको, देखें, यानी कि दूरी जो है ना बहुत कम होंगी, बहुत पास में होंगी, तो निश्चित तौर पर तरंगों की संख्या ज़्यादा बनेगी। देख लो संख्या भी ज़्यादा बन गई। लेकिन अगर सोचिए ये ज़्यादा हो, तरंग दैर्घ्य बड़ा हो, ये तरंग दैर्घ्य अगर बड़ा हो तो निश्चित तौर पर जो हमारी तरंग संख्या है वो कम होगी। देखिए अभी तो 2 ही बनी, पीछे कितनी बनी थी, तो आप समझ गए होंगे। आगे चलें। तो बेटा अब इतनी पॉइंट की कुछ बातें तो मैंने आपको बताई, अब मैं आपको बताऊंगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, बेटा स्पेक्ट्रम तो आप जानते होंगे, एक प्रिज्म होता है, उस प्रिज्म से जब लाइट गुजरती है तो किस में टूट जाती है, वो उन पार्टिकल्स में टूट जाती है जिससे वो मिलकर के बना होता है। स्पेक्ट्रम को हम लोग हिंदी में वर्णक्रम कहते हैं, है ना। तो चूंकि अब किसको हम देखेंगे, विद्युत चुंबकीय, यानी प्रकाश की ही बात हो रही है बेटा, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्रम। देखिए तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में, बेटा तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में हमें विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्रम देखना है। तो बेटा सबसे जो
तरंग दैर्घ्य जिसकी सबसे छोटी होती है वो तरंग का नाम है, वो तरंग मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम है वो है कास्मिक किरण। बेटा इसकी जो तरंग दैर्घ्य है ना वो सबसे छोटी होती है। इससे जो बड़ी होती है, इससे जो बड़ी होती है वो बड़ी होती है गामा किरण की। गामा किरण से बड़ी तरंग दैर्घ्य होती है एक्स किरण की। एक्स किरण से बड़ी होती है तरंग दैर्घ्य यूवी अल्ट्रा वायलेट की। फिर इसके बाद नीचे से लिखूंगा मैं, अल्ट्रा वायलेट से ज्यादा होती है तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश की। बेटा जिसको हम लोग देखते हैं, दृश्य प्रकाश की। इसके बाद दृश्य प्रकाश से जो ज्यादा होती है वो है अवरक्त किरण। अवरक्त किरण। फिर अवरक्त किरणों से ज्यादा तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, यानी लंबा तरंग दैर्घ्य, यानी श्रृंगों के बीच की दूरी जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अगर वो ज्यादा होगी दूरी तो तरंग दैर्घ्य भी ज्यादा होंगे। मतलब कहने का मतलब देखो, तरंग दैर्घ्य की बढ़ते क्रम में, तरंग दैर्घ्य के बढ़ता क्रम। तो तरंग दैर्घ्य मतलब मैं आपको फिर से समझाऊंगा एक बार, देखें। बढ़ता क्रम एक और ऐसे बनाया, एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊंगा तो देखिए यहाँ पर तरंग दैर्घ्य इतना छोटा है, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य इतना बड़ा है। तो तरंग दैर्घ्यों के बढ़ते क्रम में हमको देखना है, ठीक है ना। तो अवरक्त किरणों से जो बड़ी ज्यादा होती है वो होती है सूक्ष्म किरण। सूक्ष्म किरण, और नीचे से लिखूंगा मैं, सूक्ष्म किरणों से ज्यादा होती है रेडियो तरंग। रेडियो तरंग। बेटा अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा। होता क्या है ना, ये जो कास्मिक किरण है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, बल्कि रेडियो तरंग हमारे लिए खतरनाक नहीं है। अब देखे होंगे नेटवर्क आता है, ठीक है ना, बहुत दूरी चल के आता है, हो सकता है 5-5 किलोमीटर दूर टावर लगे होते हैं, नेटवर्क हमारे पास पहुंच जाते हैं। तो वो रेडियो तरंगे ही हैं जो बहुत दूर से हमारे पास पहुंचती हैं। लेकिन रेडियो तरंगे ना हमारे शरीर पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं छोड़ती, लेकिन कास्मिक किरण छोड़ती है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा तो बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। मैंने बोला बेटा C = न्यू लैम्डा, न्यू लैम्डा एक फार्मूला पीछे बताया था, और एक बोला था E = h न्यू। तो अब आप क्या देखेंगे, न्यू = इसके लिए इसके लिए न्यू = C/λ। चलिए बेटा ध्यान से देखेंगे, अगर ये कम है तो ये ज़्यादा है ना, ये कम है तो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो ये कम है। अब बोलिए कास्मिक किरण के लिए ये क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। यानी देखें, देखिए बहुत कम है, बहुत कम है ना, दो श्रृंगों के बीच की दूरी बहुत कम है। अगर बहुत कम है तो बेटा हमारे पास तरंगों की संख्या ज़्यादा बन जाएंगी, और अगर ये ज़्यादा बन जाएंगी तो इसको जब हम यहाँ पर रखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.6 × 10⁻34 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमको एनर्जी जो है ज़्यादा मिलेगी। समझ रहे हैं ना बात। वहीं पर सूक्ष्म किरणों की बात, रेडियो तरंगों की बात कर लीजिए तो देखिए बहुत लंबा होगा, देखिए बहुत लंबा, हो सकता है बोर्ड छोटा पड़ जाए। तो देख रहे हैं ना यहाँ पर तरंग दैर्घ्य कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है तो ये कम है, और ये कम है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे कम वाली, और कम वाली रखेंगे तो एनर्जी भी तो कम है, इसलिए बोलते हैं रेडियो तरंगों की बेटा एनर्जी जो होती है ना वो कम होती है। इस तरह आप क्लियर करेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा हमारी जो आँखें होती हैं ना, कास्मिक किरणें नहीं देख पाती, रेडियो तरंगे नहीं देख पाती, सिर्फ कौन सी प्रकाश देख पाता है, दृश्य प्रकाश ही देख पाता है। तो जो हमारी आँखों की जो क्षमता है ना वो 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के बीच का यदि हमारे पास तरंग दैर्घ्य वाला कोई भी विकिरण होगा तो उसे ही देख पाएंगे। 400 से नीचे वाले को नहीं देख पाएंगे, 750 से ऊपर वाले को नहीं देख पाएंगे। तो जो ह्यूमन आई है, ठीक है, वो 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के तरंग दैर्घ्य वाली विकिरण को ही देख पाता है। तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसको देख पाते हैं, बाकी को नहीं देख पाते। वो देखिए क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कास्मिक किरण के बारे में। अभी दृश्य प्रकाश को थोड़ा अलग से स्टैंडर्ड से बताऊंगा मैं। कास्मिक किरण के बारे में देखेंगे तो बेटा जो कास्मिक किरणें हैं ना ये अत्यधिक ऊर्जा वाली किरणें होती है, ब्रह्मांड से आती हैं ये किरणें, ठीक है।
ये किरणें इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, इतनी ज़्यादा ऊर्जावान होती हैं, मनुष्य के संपर्क में आएगा तो मनुष्य की स्किन जल जाएगा, ठीक है ना। बहुत अधिक एनर्जी होती है इसकी, ठीक है। अब बात करते हैं गामा किरण की। अब जो गामा किरणें होती हैं बेटा, ये गामा किरणें रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं ना उनसे स्वतः उत्सर्जित होती हैं, ठीक है, गामा किरण। अब ये जो गामा किरणें हैं इसको भी हम नहीं देख पाते, उसका रीज़न है क्योंकि जो हमारी आंखें हैं ना वो सिर्फ 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य वाली विकिरण को देख सकता है, तो इसका निश्चित तौर पर कम होगा। तो देखिए वो कितना होता है गामा किरण के लिए, गामा किरण के लिए कितना होता है मैं आपको बता देता हूँ। 1 × 10⁻⁹ नैनोमीटर से लेकर 1 × 10⁻⁶ नैनोमीटर का होता है गामा किरण। तो गामा किरण जो है ना बेटा वो रेडियो एक्टिव पदार्थ से स्वतः उत्सर्जित होकर निकलती है, लेकिन इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो इतनी होती है, लेकिन हमारी आँख इनको नहीं देख सकती क्योंकि हमारे आँख की कैपेसिटी इतनी है। आप जानते हैं गामा किरणों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो गामा किरणों का इस्तेमाल हम लोग जो कैंसर की कोशिकाएं हैं उसको नष्ट करने के लिए करते हैं। इसके बाद अब हम लोग एक्स किरण देखेंगे। सबसे पहली बात एक्स किरण यानी वही एक्सरे। इस एक्सरे का इस्तेमाल पता है हम लोग कहाँ करते हैं? इस एक्सरे का जो इस्तेमाल है हम लोग टूट फूट हड्डी जो हो जाती है उनकी जांच करने के लिए करते हैं। एक्स किरणें कहाँ से बनती हैं? तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ना, जो कैथोड से एनोड की ओर जो कण जाते हैं वो अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। वो कण जब जाकर किसी उच्च गलनांक वाली धातु जैसे टंगस्टन से टकराते हैं और टकराने के बाद उसको भेद नहीं पाते, नीचे गिरते हैं, उसी कण को एक्स किरण कहते हैं, ठीक है, एक्स किरण कहते हैं। अब ये जो एक्स किरणें हैं इसका जो साइज होता है ना एक्स किरण का, एक्सरे, एक्सरे 1 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर का होता है। तो बोलो बेटा हम तो इतना देख पाते हैं, कहाँ एक्सरे देख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं यूवी की। यूवी अल्ट्रा वायलेट किरण। ये अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं जो बेटा ये सूर्य से आती हैं। ये अल्ट्रा वायलेट किरणें बहुत ही खतरनाक होती हैं। अगर ये मनुष्य से सीधे संपर्क करेगी तो मनुष्य को स्किन कैंसर, यहाँ तक कि मनुष्य अंधा भी हो जाएगा जैसे आएगी, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तुरंत आँख की रोशनी चली जाएगी। साथ ही साथ शरीर पर पड़ेगी तो कैंसर जैसी घटनाएं शरीर में घट जाएंगी। तो इसीलिए हमारे पृथ्वी पर समताप मंडल पर एक ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर समुद्र तल से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर आपको मिलेगी। वहाँ जो परत है वो अल्ट्रा वायलेट को सोख लेती है और ये हमारी धरा पर नहीं आती, ठीक है, पृथ्वी पर नहीं आती। और जो परावैग्नी का जो लेंथ है ना, ठीक है, ये जो इसकी वेब की लेंथ है, लंबाई अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका जो मिलेगा आपको वो 10 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर का होता है। इसका जो वेब लेंथ होता है वो 10 से लेकर 100 नैनोमीटर का होता है। इसको भी नहीं देख सकते अपन, ठीक है, इतना ही देखते हैं हम लोग। अब मैं बात करूंगा दृश्य प्रकाश की। बेटा दृश्य प्रकाश की भी बात मैं अंतिम में करूंगा। पहले अपने पास ये 3 है, इनको कर लेता हूँ, फिर दृश्य प्रकाश को एक एग्जाम्पल, एक चित्र के द्वारा समझाऊंगा, ठीक है। ये अपने पास रह गया है अवरक्त किरणें, देखेंगे। चलिए क्या है, जब किसी भी पदार्थ को बहुत अधिक, हाँ इसको देखेंगे अवरक्त किरणों को। अवरक्त किरण, अवरक्त किरण देखेंगे जब हम पदार्थों को, कोई पदार्थ होगा उस पदार्थ को बहुत उच्च ताप पर गर्म करते हैं तब जाकर हमको अवरक्त किरण मिलती है। बेटा ये अवरक्त किरण पता है कहाँ मिलती है? आप देखे होंगे वो रिमोट से लाइट निकलती है ना, वो अवरक्त किरणों से ही, अवरक्त किरणें ही है उसमें। तो किसी पदार्थ को जब आप बहुत अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो उससे कण निकलते हैं, किरण निकलती है, जिसको अवरक्त किरणें कहते हैं, ठीक है। ये जो अवरक्त किरणें होती है ना, इसका जो वेब लेंथ होता है वो 10,000 नैनोमीटर का होता है। अब सोचिए 10,000 नैनोमीटर का है, हमारी आँख तो सिर्फ 750 मैक्सिमम देख सकती है, तो अवरक्त किरणें कैसे देख पाएगी? अब अवरक्त किरणों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जो रोगी होते हैं ना, रोगियों की शरीर की सिकाई करने के लिए अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है।
बेटा सूक्ष्म किरण देखेंगे, सूक्ष्म किरण, सूक्ष्म किरण। तो जो सूक्ष्म किरणें होती है ना, इसका जो इस्तेमाल, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो कैंसर जो रोगी होते हैं, ठीक है, उनकी सिकाई करने के लिए आप सूक्ष्म किरणों का उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि जो कैंसर वाले रोगी होते हैं तो समझ लीजिए कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए सूक्ष्म किरणों का उपयोग किया जाता है। इसकी जो वेब लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर के बीच होती है, ठीक है। ये भी देखिए बहुत लंबा है, इसको हम लोग देख नहीं सकते। इसके बाद फिर आती है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे क्या है, आप देखे होंगे रेडियो तरंगे जो है ना नेटवर्क से आती है, ठीक है। रेडियो चलता है, कभी कभी क्या बोलते हैं, एफएम सुनते हैं, नेटवर्क आता है हमारे टीवी पर, तो सिग्नल से हमारे घर में टीवी चलती है, सीरियल्स देखते हैं आप, मोबाइल पर बात करते हैं आप, ठीक है। ये सब किसके द्वारा होता है, रेडियो तरंगों के द्वारा। इसका जो वेब लेंथ होता है बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। ये लगभग 10 सेंटीमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक का हो सकता है भैया। रेडियो तरंग का जो वेब लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर से 100 किलोमीटर तक का हो सकता है। बेटा इतनी बातें मैंने आपको बताई, बहुत छोटी बातें थी लेकिन बहुत मोटी बातें थी, क्योंकि ये चीज़ आपको जानना जरूरी था। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट, जिसे आप देखते हैं। तो देखें, एक स्पेक्ट्रम लीजिए, स्पेक्ट्रम कांच का बना होता है, कांच का। जब आप इसमें कोई श्वेत प्रकाश गुजारते हैं, ठीक है, तो ये श्वेत प्रकाश जब इसमें जाएगा तो जाने के बाद ये श्वेत प्रकाश अवयवों में बढ़ जाएगा, जिससे ये मिलकर के बना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इंद्रधनुष देखा ना, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो जो श्वेत प्रकाश होता है जब स्पेक्ट्रम प्रिज्म से गुजरता है तो 7 अवयवों में बढ़ जाता है। अब आप कैसे याद करेंगे, तो आप बोलेंगे बै जा नी हपी नाला, ठीक है। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, बैजानी हैप्पी नाला, तो बैगनी, फिर ये जामुनी, फिर ये नीला, फिर उसके बाद हरा, फिर ये वाला पीला, फिर ये नारंगी, फिर ये लाल। देख रहे हैं, तो जो लाल प्रकाश होता है ना, ये लाल रंग का प्रकाश, ठीक है। इसका जो वेब लेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है 750 नैनोमीटर का। ये बहुत, मतलब इसका वेब लेंथ ज़्यादा है, इसीलिए इसका इस्तेमाल पता है किसमें किया जाता है। आप लोग देखे होंगे जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो सिग्नल्स में आप देखे होंगे कि लाल रंग का खतरे का निशान दिखाया जाता है, क्योंकि ये जो है इसका 750 नैनोमीटर का होता है। ये आँख पर बिल्कुल प्रभाव डालकर दिखाई देता है हमको, ठीक है। वहीं पर जो बैगनी रंग है, इसका जो नैनोमीटर होता है, वो वेब लेंथ होता है वो 400 नैनोमीटर का होता है। बाकी जो है इन्हीं के बीच का होता है, इसीलिए हम लोग जो दृश्य प्रकाश को बेटा देख पाते हैं। उम्मीद है कि आज की आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मैं इससे संबंधित न्यूमेरिकल अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा। धन्यवाद।